हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो पार्ट 6 रहेगा, हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगनर वाले सीरीज़ में, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट रीड करना, उसके क्या डेटाज निकलते हैं, कैसे उसे इंटरप्रेटेट किया जाता है और कैसे उसका यूज़ करके हम लोग किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, ये सब करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर ये डेटा कहाँ पे फाइंड किया जा सकता है। तो इसका दो सॉल्यूशन है। सबसे पहला और सबसे बेसिक सॉल्यूशन है कि आप एनएससी के वेबसाइट पे जाइए। आपको जिस भी कंपनी का बैलेंस शीट चाहिए उसके कंपनी को लिख लीजिए। मान लीजिए हमको टीसीएस चाहिए, तो टीसीएस में हम लोग जाएंगे। उसके इक्विटी सेक्शन में हम लोग कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन पे जाके हम लोग एनुअल रिपोर्ट आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे सारा का सारा बैलेंस शीट आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहें तो मनी कंट्रोल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, चाहे कोई भी ऐसा वेबसाइट जो कि ये सब प्रोवाइड करता है, उस पर भी आप जाके उस कंपनी का नाम, यानी यहाँ पे अगर हमको टीसीएस का चाहिए तो टीसीएस, और उसका फिर वही फाइनेंशियल्स में जाके हम लोग बैलेंस शीट पे जा सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर बैलेंस शीट होता क्या है। सबसे पहला बात कि हम लोग इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा टर्म के हिसाब से नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपल रखते हैं। तो इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। अब एसेट क्या होता है, जो भी कंपनी ओन करता है वो उसका एसेट है। अब लाइबिलिटी क्या होता है, जो भी कंपनी को देना रहता है, वो करना रहता है, मतलब दूसरे को देना है, वो हो गया उसका लाइबिलिटी। ठीक है, सिंपल सा चीज़ क्या है कि एनी सोर्स ऑफ फंड जो कि कंपनी को कोई भी एसेट बनाने में हेल्प कर रहा है, तो वो उसका लाइबिलिटी हो जाएगा। अब एसेट हमेशा ही लाइबिलिटी के बराबर होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है जो कि बैंक से 100 रुपया लिया है लोन। ठीक है, अब वो 100 रुपया लोन जो लिया है वो इसका लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए उस 100 रुपया का वो यूज़ कर रहा है। कैसे कैसे यूज़ कर रहा है, 3 तरीके से यूज़ कर रहा है। एक 50 रुपया में वो अपना बिल्डिंग बना रहा है, 30 रुपया वो अकाउंट में ही रखा हुआ है, और 20 रुपया वो रॉ मटेरियल के लिए रखा है। तो अब ये जो 50, 30 और 20 है ना, ये कंपनी का एसेट में काउंट होगा। ठीक है, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एसेट वापस से लाइबिलिटी के ही बराबर हो गया है, और एसेट हमेशा ही लाइबिलिटी के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं लाइबिलिटी पे। तो लाइबिलिटी में दो सेक्शन होता है, इक्विटी सेक्शन होता है, एक लाइबिलिटी सेक्शन होता है। ठीक है, इक्विटी में दो सेक्शन होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, जो कि होता है कोई भी ऐसा पैसा जो कंपनी उठाया है किसी भी मेथड से, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के मेथड से हो, चाहे वो पब्लिक इशू ऑफ शेयर से हो, कुछ भी हो, चाहे वो आईपीओ एफपीओ कुछ भी तरीके से हो, वो सारा का सारा इक्विटी शेयर कैपिटल में काउंट होता है। और दूसरा होता है अदर इक्विटी, जहाँ पे आप एसपीए और रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू इक्विटीज़, मतलब उसमें वहाँ पे वैल्यू दिया रहता है। अब एसपीए क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देखिए हर स्टॉक का एक फेस वैल्यू होता है। आपको बहुत बार एनालिसिस के टाइम पे भी बताएं कि इसका फेस वैल्यू ये है, इसका फेस वैल्यू ये है। कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता है वो वैल्यू, लेकिन उस वैल्यू के ऊपर मान लीजिए किसी स्टॉक का फेस वैल्यू 10 है और उसका मार्केट में शेयर इशू हुआ है 100 रुपये पे। ठीक है, तो ये 90 रुपये का प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो ये जो 90 रुपये का प्रीमियम है ना, और जितना मान लीजिए 1000 क्वांटिटी हुआ है, ठीक है, 1000 क्वांटिटी, तो 90 इंटू 1000, ये सारा का सारा एसपीए में काउंट होगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इसको समझना नहीं है, बस वैल्यू क्योंकि सामने दिया रहता है, बस हमें रीड करना आना चाहिए। और रिटेन्ड अर्निंग वो अर्निंग है जो कि सालों से प्रॉफिट जो कंपनी बना रही है उसको जो बचा के वो रखी हुई है, उसी को हम लोग रिटेन्ड अर्निंग में काउंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज़ में दो पार्ट होता है, एक होता है नॉन करेंट, एक होता है करेंट। नॉन करेंट का क्या मतलब है कि ऐसी लाइबिलिटीज़ जो कि 1 साल के ऊपर में ख़त्म होगी, या उसको ख़त्म हम लोग 1 साल के ऊपर में करेंगे। ठीक है, तो सारा का सारा नॉन करेंट में आ गया। और करेंट लाइबिलिटीज़ होता है 1 साल के अंदर जो ख़त्म हो जाए, वो सारा का सारा करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, तो अब सिंपल सा समझ लेते हैं कि नॉन करेंट में ये सारा कुछ हम एक बैलेंस शीट का एग्जांपल लेके भी समझाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बस सुन लीजिए। ठीक है, ताकि उस समय जब हम रिकॉल करें तो अच्छे से आपको समझ में आए। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में, वो होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, ये वो ऐसा पैसा होता है
जो कि कंपनी साल भर से ऊपर के लिए बोरो करके रखी हुई, चाहे कोई भी हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। क्यों इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है? क्योंकि इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको रेशियोज, चाहे फाइनेंशियल रेशियोज कुछ भी, बहुत इंपॉर्टेंट आपको डेटा एक मिलता है डेट का, ठीक है, कि कंपनी पे कितना लोन है, कितना वो इंटरेस्ट भरेगी उतने लोन पे, ये सारा का सारा आपको डेटा बोरोइंग में मिल जाएगा। अब अगर किसी भी कंपनी का बोरोइंग ज़ीरो है या नियर टू ज़ीरो है, तो इसमें आपको एनालाइज ये करना होता है किसी भी इन्वेस्टर को कि क्या कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है लोन का, पहला चीज़। और दूसरा ये कि अगर या तो कंपनी को कोई लोन दे ही नहीं रहा है, इतना ख़राब स्थिति है कि लोन ही नहीं दे रहा है, तो ये चीज़ आपको एनालाइज थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला होता है ट्रेड एंड नॉन करेंट पेएबल्स, ठीक है। अगर ट्रेड पेएबल्स है 1 साल के आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो सारा का सारा क्या कहते हैं, नॉन करेंट पेएबल्स में आता है। अब नॉन करेंट पेएबल्स में और 2-3 चीज़ होती है, जो कि होता है, एग्जांपल के लिए आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उस पर एक वारंटी देता है कंपनी, ठीक है। अगर वारंटी साल भर से ऊपर का है, ठीक है, तो वो सारा का सारा, मतलब सारा प्रोडक्ट तो नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के लिए, मतलब थोड़ा सा पार्ट अपना वो नॉन करेंट पेएबल्स में रखे रहता है कि अगर मान लीजिए जो प्रोडक्ट लिया है वो क्लेम करे तो वो उस पैसों से सेटल हो जाए, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ आता है नॉन करेंट पेएबल्स में। मान लीजिए कंपनी अगर कोई इक्विपमेंट खरीदा है, कोई कुछ भी खरीदा है, उसका जो भी इंटरेस्ट बन रहा है अगर साल भर से ऊपर का है, तो सारा का सारा नॉन करेंट पेएबल्स में आ जाएगा। फिर अगला पार्ट इसमें होता है नॉन करेंट प्रोविज़न, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट के अलावा जो भी ग्रेट्यूटी और लीव और प्रोविडेंट फंड, ये सब सारा कुछ प्रोविज़न लॉन्ग टर्म नॉन करेंट प्रोविज़न में आता है, ठीक है। अब लास्ट है इसमें डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स क्या होता है कि ऐसा टैक्स जो कि फ्यूचर में कंपनी को देना पड़ सके, वो सारा का सारा डिफर्ड टैक्स में आता है। करंट लाइबिलिटी में सिंपल बस यही है कि ये सारा जो चीज़ हम एक्सप्लेन किए वो 1 साल से बाद का है, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए है, तो करंट लाइबिलिटीज़ में सारा का सारा 1 साल के अंदर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप बैलेंस शीट देख रहे हैं ना, वहाँ पे एक नोट लिखा रहता है, वो नोट को हमेशा ही अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। देखिए आपको अभी हो सकता है कि उतना समझ में नहीं आ रहा हो, बस हम अभी ऊपर ऊपर से समझा रहे हों, पर जब हम इसको बैलेंस शीट खोल के दिखाएंगे ना, तो आपको थोड़ा और इसमें अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसेट्स पे। एसेट्स में भी 2 चीज़ होता है, एक होता है करेंट एसेट, एक होता है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में ऐसे एसेट्स काउंट्स होते हैं जो कि ईजिली डिसॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो प्रॉपर्टी हो गया, बहुत बड़ा बड़ा मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, प्लांट हो गया, ये सारा का सारा नॉन करेंट एसेट में आता है। और करेंट एसेट में ऐसा एसेट आता है जिसको ईजिली आप डिसॉल्व कर सकते हैं कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक तो इसमें आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, ये सब जो भी कंपनी साल भर में बेच के ख़त्म कर सकती है, वो सारा का सारा उसका इन्वेंट्रीज में आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हो गया कि जो भी कंपनी के अकाउंट में पैसा रखा रहता है वो कैश में काउंट हो जाएगा। कैश इक्विवेलेंट अगर मान लीजिए कोई भी जो हमारा डिमांड ड्राफ्ट होता है, ये सब अगर कंपनी के पास है तो सारा कुछ कैश इक्विवेलेंट में काउंट होता है। इन्वेस्टमेंट, लोन्स, डिपॉजिट, ये सारा का सारा जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है साल भर से कम के लिए, करंट में साल भर से कम के लिए, नॉन करंट में साल भर से ज़्यादा के लिए, वो सारा का सारा करंट एसेट में काउंट हो जाता है, ठीक है। चाहे वो लोन दे रही है किसी भी कंपनी को या फिर खुद के एम्प्लॉय को भी, तो लोन एंड डिपॉजिट में काउंट होता है, ठीक है। नॉन करंट एसेट में अगर बात कर लें तो इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी वगैरह तो आप समझ लिए होंगे। इनटैंजिबल एसेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फैक्टर है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा मतलब ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे वो पैसा दिखाया जाता है जो अभी तक कंस्ट्रक्ट हुआ नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल
कि एक कंपनी है जो कि अपना कुछ बिल्डिंग बनवा रही है, उसमें वो पैसा दिखा दी कि हाँ 100 करोड़ मेरा लगा है, लेकिन अभी वो बिल्डिंग अच्छे से बनी नहीं है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो सारा का सारा चीज़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाले सेगमेंट में ही दिखाया जाता है। और इनटेंजिबल एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सॉफ्टवेयर, किसी का गुडविल, ये सब सारा कुछ इनटेंजिबल एसेट्स में काउंट होता है। ठीक है, फिर बाकी इन्वेस्टमेंट, लोन और ये सब चीज़ हम पहले एक्सप्लेन कर दिए। नॉन करेंट में 1 साल से ज़्यादा, करेंट में 1 साल से कम। अभी तक आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन गया होगा। अब हम लोग एक बैलेंस शीट देखेंगे एक कंपनी का, फेवरेट कंपनी है मेरा और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा रिटर्न मुझे बना के दिया है, आगे भी बनाएगा ही आई होप। तो उसका थोड़ा सा हम लोग बैलेंस शीट समझ लेते हैं और जस्ट हम जो यहाँ पे समझाए हैं वो वहाँ पे हम देखेंगे, कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो चलते हैं। तो कंपनी का नाम है एस, ठीक है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, जिसमें सिंपल सा देखिए ये बैलेंस शीट है जो कि एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड किए थे, 229 पेज का आपको दिख रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो थोड़ा जल्दी थोड़ा सा रैप अप करने का कोशिश करेंगे। देखिए इसमें 2 सेक्शन आपको क्लियर दिख रहा होगा जो हम समझाए थे। एक है एसेट, एक है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में भी दो पार्ट है, एक है इक्विटी और दूसरा है नॉर्मल लाइबिलिटीज़। तो एसेट से स्टार्ट करते हैं। एसेट में देखिए नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट ऐसा एसेट था जो कि 1 साल से ज़्यादा मतलब सिंपली डिसॉल्व नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, वैसा कैपिटल जो कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, उसमें पैसा लग चुका है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है, इनटेंजिबल एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, अदर नॉन करेंट एसेट है। तो सारा कुछ का अपना डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है। ठीक है, अब नोट को कैसे रीड किया जाता है उसको समझ लीजिए। अब नोट को रीड करने के लिए हम लोग चलेंगे 111 पेज पे और यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि ये जो वहाँ पे 2 नंबर नोट लिखा हुआ था वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वहाँ पे लिखा है, अब उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टी, क्या है प्लांट में, क्या कैसे चेंज हुआ है, सब कुछ लिखा रहता है। तो अब हम लोग वापस चलते हैं अपने जो बैलेंस शीट वाला था उस पर 94 पे। तो अगला आ गया नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें इन्वेंट्रीज जो कि साल भर में डिसॉल्व होके कैश या कैश इक्विवेलेंट बना सकते हैं, वो सब अपना नोट दिखा रहा है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, ट्रेड रिसीवेबल दिखा रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा रहा है, बैंक बैलेंस एंड अदर, और सारा का नोट भी है। तो अगर आप किसी का भी डिटेल में देखना चाहें कि क्या है वहाँ पे, कहाँ इन्वेस्ट किया है, तो वो सब आप जाके नोट्स में भी देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारा, ठीक है, अदर इक्विटी है, और सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है वीडियो में पहले भी, अच्छे से सुनिएगा तो आपको मिल जाएगा। और पीपीटी मतलब पीपीटी में तो उतना एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ आपको बोरोइंग दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखने का होता है कि देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हम बैलेंस शीट में देखते हैं, ये 2021 का सेक्शन है, ये 2022 का सेक्शन है, और ये हमारा नॉन करेंट है। नॉन करेंट का क्या मतलब होता था कि जो कि साल भर से ऊपर का लाइबिलिटी होगा, जो कि साल भर से ऊपर लग जाएगा कंपनी को मतलब हटाने में। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले कुछ 2013 लाख में ये सारा का सारा डेटा, तो 2013 लाख था हमारा, अब वो सीधा ज़ीरो हो चुका है, यानी कि बोरोइंग सब कंपनी पे है ही नहीं, यानी कि डेट कुछ है ही नहीं। और ऐसे ही सिंपल जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसमें बोरोइंग का एक पार्ट है, उसमें क्या है 760 लाख है, यानी कि 7.6 करोड़। ठीक है, वो क्या है, वो पहले कुछ 34 करोड़ हुआ करता था, अब 7.6 है। तो मतलब ओवरऑल आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि बोरोइंग्स कंपनी की घट रही है, तो इसका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और भी बहुत सारा तरीका से आप देख सकते हैं, और सारा का सारा नोट्स जो रहता है उसको भी एनालाइज करना होता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, पर ये पार्ट भी बहुत बड़ा था, और आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अब जो भी टर्म्स लिखे रहते हैं इसमें, वो सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले पार्ट में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे देखा जाता है किसी भी कंपनी का, वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट
कुछ रेड फ्लैग देखेंगे जो कि प्रॉफिट लॉस, चाहे बैलेंस शीट, चाहे कैश फ्लो, अगर ये तीनों में से किसी में भी कुछ वैसा पाया जाएगा तो हम लोग उसमें सतर्क हो जाएंगे। कंपनी में क्या क्या वैसा फैक्टर होता है वो सब सारा कुछ हम लोग समझेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, अगर कुछ भी सीखा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिससे आप चाहें तो हमारा फ्री ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग रेगुलर स्टॉक का अपडेट और स्टॉक का रिकमेंडेशन देते रहते हैं। आई होप, चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट।